हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप सबका काफी डिमांड आ रहा था, बहुत सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप क्लास 12th का भी वीडियो बनाओ। हमने आपसे 10th में पढ़ा था, 12th में भी पढ़ना चाहते हैं। तो चलो, आपके काफी डिमांड में मैं क्लास 12 का ये हिंदी का आज से पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। और देख सकते हो, ये पहला पेपर सेट है 302 DQ पेपर सेट 2025 बोर्ड एग्जाम में। ये सामान्य हिंदी का, यानी जितने भी बच्चे बायो और मैथ साइड से पढ़ने वाले हैं, बायो और मैथ साइड से जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हो, 24 फरवरी को ये पेपर सेट बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो, इसका एक एक मैं अच्छे से डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको कराता हूं। सबसे पहले आप जानते हो कि आपको पूरा का पूरा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और आपका 100 मार्क का पेपर होगा। कोई भी हिंदी में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं है, चाहे वो मैथ साइड से हो बच्चा या फिर बायो साइड से। तो चलो, ये पेपर खंड क और खंड ख में विभाजित होगा। तो सबसे पहले खंड क के अंतर्गत जो भी प्रश्न है उनको करते हैं। और देखो, बीच में काफी हवा उठा था कि 30 एमसीक्यू आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एमसीक्यू 30 नहीं आने वाला है। जैसा पहले पेपर आता था बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले चलो, ये फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत 5 एमसीक्यू है और सेकंड जो प्रश्न है उसके अंतर्गत 5 एमसीक्यू है, यानी 10 एमसीक्यू शुरू में है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखो, पहले का ये क, यानी पहला हम लोग का प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक है। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक का नाम बताना है। काफी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके लेखक अमरकांत जी हैं। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। सीधे सीधे आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई। अगला प्रश्न है क के बाद ख नंबर की भारत की एकता के रचनाकार, भारत की एकता के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो वो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित। ये किस विधा की रचना है? कभी कभी आपसे पूछ देगा। तो ये निबंध विधा पे आधारित रचना है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की निबंध विधा पे आधारित रचना है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलू। आगे देखो, ये उसके बाद हम लोग का ख के बाद ये ग नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निभृत में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम बताना है। ऑप्शन है कल्प वृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। ये हम लोग के 4 ऑप्शन है। तो देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो कल्पलता है। काफी फेमस इनकी रचना है, ठीक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है तो कल्पलता। अब यहाँ पे कल्प वृक्ष किसकी रचना है? तो भाई, ये आपकी जो कल्प वृक्ष रचना है ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ये अग्रवाल जी की रचना है, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। जो पूर्वोदय है, ये पूर्वोदय किसकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ये किसकी रचना है भाई? तो जैनेन्द्र कुमार, आपने नाम सुना होगा, 10वीं से ही ये तो पढ़ते आ रहे हैं, आपने नाम सुना होगा। तो पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और अंत में ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिशंकर प्रसाई की एक बुक है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या घ, ठीक है। ग के बाद घ, यानी चौथा प्रश्न पहले में। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। जो देखो, जो नहीं है वो हमें बताना है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो देखो, यहाँ पे नहीं है तो मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज, प्रॉब्लम इन इंडिया और धरती के फूल, ये 4 थे ऑप्शन दिए हुए। देखो, यहाँ धरती के फूल, यहाँ पे ये जो रचना है ना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, कन्हैयालाल प्रभाकर जी की ये रचना है, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। तो ये कौन सी रचना नहीं है? तो ये नहीं है क्योंकि ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। तो ये मेरे विचार, साहित्य और समाज या लैंग्वेज इन इंडिया प्रॉब्लम, ये तीनों की तीनों रचनाएं किनकी है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी की, ठीक। तो जो नहीं है वो हमें बताना है। तो ये नहीं है। क्लियर। चलो आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद इसमें अंग, यानी 5वां प्रश्न पहले का। ये क्या है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक है भाई। बड़ी पुस्तक, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और इसके जो लेखक का नाम है वो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। अब पहचान ही गए होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। 2015 में इसका प्रकाशन हुआ था। अभी रिसेंटली 2015 में ही इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। चलो, तो ये पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न में जो 5 एमसीक्यू थे उनको हमने कर लिया। अब ये सेकंड प्रश्न देखते हैं। इसमें क ख ग कर, यानी इसमें भी हम लोग के कितने पूरे के पूरे 5 एमसीक्यू हैं। तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। यहाँ काव्य विधा की रचना है भाई। वैदेही वनवास काफी फेमस रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है, काव्य विधा पे आधारित। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये देखो, रुक्मणी यहाँ पे दिया है ना, रुक्मणी परिचय, ये भी इनकी ही रचना है। ये भी क्या है? इनकी ही रचना है, लेकिन ये नाटक विधा पे आधारित रचना है। नाटक विधा पे ही आधारित रचना है। रुक्मणी परिचय इनकी ही रचना है। रस कलश भी इनकी ही रचना है। जो रस कलश है इनकी ही रचना है, लेकिन ये किस विधा पे आधारित रचना है? तो ये भी काव्य विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। और
अधकिला फूल, जो अधकिला फूल है ये भी इनकी ही रचना है, लेकिन ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, इस बात को ध्यान रखना। तो वैदेही वनवास और रस कलश ये दोनों काव्य विधा पे आधारित रचना है। रुक्मणी परिचय ये नाटक है इनका ही, और अधकिला फूल उपन्यास है किनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ही। तो कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरा पूरा 7 सेट होगा, तो 7 सेट में से कौन सा सेट आपको मिलेगा, इसलिए मैं ये सारा का सारा करा रहा हूं। किसी में कुछ प्रश्न आएगा, किसी में कुछ आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चले। अगला प्रश्न, इसमें क के बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ओके, मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है वो हमें बताना है। सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा या फिर दीपशिखा। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आपको दीपशिखा दिख रहा होगा, ये तो महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप यहीं से मतलब डायरेक्ट पहचान गए होगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कानन कुसुम है ये वाला, ये हम लोग के जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर हम लोग उत्तरा की बात करें, ठीक है, उत्तरा किसकी रचना है, तो ये हम लोग के प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो अब एक बचता है सिद्धराज, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्लियर, चलो उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रसंख्या ग। प्रसंख्या ग क्या है इसमें कि अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला ये बताना है। इंद्रधनुष रौदे हुए ये, हरी घास पर क्षण भर, या फिर आंगन के पार द्वार, या कितनी नावों में कितनी बार। तो देखो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ना, वो कितनी नावों में कितनी बार पर मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पे मिला। तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पे मिला, लेकिन वही ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला। तो ये आप लोग 2 प्रश्न याद रखना। क्लियर, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है तो कहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। तो साहित्य अकादमी आंगन के पार द्वार पे मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला। क्लियर, चलो आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं प्रसंख्या ग के बाद प्रसंख्या इसमें घ पे, यानी चौथे प्रश्न पे। ये क्या है, निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना का हमें नाम बताना है भाई। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो परशुराम की परीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की काफी प्रसिद्ध रचना है, 10th क्लास में ही आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक, बाकी ये शिला पंख चमकीले, ठीक है, ये किसकी रचना है भाई। और उसके बाद अंधायु किसकी रचना है, अनामिका किसकी रचना है, इसको भी बता देता हूं आपको एक एक कर कर। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका अंधायुग, ये धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। और ये हम लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और ये धर्मवीर भारती में बता ही दिया। और शिला पंख चमकीले ये आप लोग याद रखना, माथुर जी की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है भाई, ये माथुर साहब की रचना है, गिरजा कुमार माथुर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं प्रसंख्या घ के बाद अंग पे, यानी हम लोग का इसका 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। हिमालय भाई ये हम लोग की महादेवी वर्मा की काव्य कृति है, ये आपका 3rd वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिमालय महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। तो ये हम लोग के 5 और 5 10 एमसीक्यू हो गए अब तक। अब चलो इन एमसीक्यू के अलावा अब तीसरा प्रश्न, ये आप जानते हो कि गद्यांश संबंधित होगा, तो इसको भी मैं आपको करा देता हूं। और ये देखो 5 × 10, यहाँ देखो 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 मार्क के, यानी 10 मार्क का यह प्रश्न रहेगा। इसको भी मैं कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में मैं आपको इसको भी सॉल्व कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना, और आप ये बताना कि आपको ये वीडियो जो मैं मतलब ये बना रहा हूँ अच्छी लग रही है ना, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह लगातार बनाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट भर भर कर जरूर करना कि भैया वीडियो लगातार बनाओ, आपसे बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसे बनाओ, मतलब कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पढ़ो, साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रीय जन आ गया, तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये आपका किस चैप्टर से है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी वाले चैप्टर से है क्या, यहाँ से आप पहचान सकते हो। उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद देखो ये नीचे प्रश्न पूछा गया है, इनका मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक कर। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पे, साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। अब देखो यहां से रेखांकित अंश किया है, यद्यपि बाह्य रूप से दृष्टि संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से
उनमें क्या है, एक सूत्रता है, अंदर की दृष्टि से क्या है, एक सूत्रता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के राष्ट्रजन हैं या उनके जो भी कार्यशैली या जो भी चीजें हैं, वो बाहर से तो मतलब उनमें बहुत विविधता है, बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से उन सब में क्या है, एक सूत्रता है, एक सूत्रता है। यहाँ पे देखो क्या है, एक सूत्रता, मतलब सभी लोग समान हैं, ठीक है, सभी लोग अपने देश को प्रेम करते हैं। उसके बाद क्या है, जो व्यक्ति सहृदय है, ठीक है, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी जो व्यक्ति सहृदय है, यानी एक तरह से कहे तो हृदय से अच्छा है, एक कह सकते हैं। और तो वह क्या है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी प्रत्येक संस्कृति का आनंद लेता है। यानी जो सहृदय है, यानी हृदय से अच्छा व्यक्ति है। जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समुदाय, सब कुछ हैं। तो भाई जो व्यक्ति हृदय से अच्छा होगा, माने सभी धर्मों का सम्मान करेगा, अच्छे से रहेगा, तो वो सभी संस्कृति का आनंद पक्ष का स्वीकार होगा और आनंद लेगा, वही कहने का मतलब है, और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब ये आपका गद्यांश हो गया। तो ये तो पहचान गए भाई, यहीं से आप पहचान गए राष्ट्रीय जन, यहीं से पहचान गए कि आपका जो पहला ही चैप्टर है, आपका जो पहला ही चैप्टर है उससे ही यह आपका गद्यांश लिया गया है। ठीक है, आपका पहला चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप, में लिख देता हूं राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जिसके लेखक कौन है भाई, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, उससे लिया गया है। तो अब देखो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग देते हैं। ये जो प्रश्न दिए गए हैं 5 नीचे, इनका मैं उत्तर देता हूं। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो साफ साफ यहाँ लिखा है कि साहित्य, कला, नृत्य, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रजन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो राष्ट्रजन अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं, तो इसका आप कैसे आंसर लिखोगे, तो लिख दोगे कि राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन से लोगे कि राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को, यहां तक, उसके बाद लिख दोगे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। काम खत्म, इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये पहला प्रश्न रहा। ओके, चलो यार थोड़ा माफ करना। ओके, यहाँ पे देखो, उसके बाद ये पहला प्रश्न हो गया हम लोग का। उसके बाद देखो इसमें आपका जो सेकंड प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। भाई संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, यहाँ पे कौन, तो भाई यहाँ पे देखो जो सहृदय होता है, यहाँ पे लिखा है ना कि जो व्यक्ति सहृदय होता है, तो लिख दो कि संस्कृति के आनंद पक्ष को सहृदय व्यक्ति स्वीकार करता है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि जो व्यक्ति सहृदय होता है वह संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। आप अपने हिसाब से बना बना कर लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि जो व्यक्ति सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। तो आप अपने हिसाब से बनाकर लिख दो कि संस्कृति के आनंद पक्ष को सहृदय व्यक्ति स्वीकार करता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे गौ प्रश्न है कि मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का हमें अर्थ लिखना है। तो मानसिक मीन्स क्या होता है भाई, मन की कल्पना। ठीक है, मानसिक मीन्स सोचना, एक तरह से मन की कल्पना। और स्वास्थ्यकर मीन्स भाई, स्वास्थ्यकर मीन्स मतलब स्वास्थ्य, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्यकर मीन्स स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। क्लियर, तो मानसिक का मतलब आपको क्लियर और स्वास्थ्यकर का भी मतलब क्लियर। चलो उसके बाद ग वाला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें जो यहाँ पे रेखांकित अंश किया है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। अब देखो इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कहने का तो यही मतलब है ना कि मतलब हमारी जो संस्कृति है हमारे देश की, उसमें मतलब विभिन्न विविधताएं हैं, लेकिन अंदर से, आंतरिक दृष्टि से वो सब एक सूत्रता में बंधे हुए हैं, यानी सभी एक समान ही हैं। तो इसको थोड़ा मतलब बनाकर इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। अब इसका बहुत बड़ा व्याख्या नहीं लिखने का, मात्र 2 से 3 लाइन आप लिख दोगे, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे प्रश्न है, आपको 2-2 मार्क इनके मिलेंगे। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे कि लेखक कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी संस्कृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वे सब एक समान ही हैं। ऐसे लिख दो, आपका काम हो गया, 2 मार्क इसका मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद इसमें अंत में जो प्रश्न पूछा है उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यार 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो अंग वाला, ये क्या पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो भाई शीर्षक का नाम आप लिख दो, शुरू में ही मैं बता दिया
ठीक, राष्ट्र का स्वरूप क्या लिखोगे, राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पे शीर्षक लिख दो और उसके बाद लिख दो राष्ट्र का स्वरूप और उसके लेखक का नाम, तो यहाँ पे लिख दो लेखक और लेखक में लिख दो वासुदेव शरण अग्रवाल। या ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर लिखकर, और लिख सकते हो डिटेल में कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे लंबे में भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक, तो ये 5 प्रश्न हो गए, पांचों प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया, ये 10 मार्क का आपका गद्यांश हो गया। अब देखो अथवा कर, मान लो ये ऊपर वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो नीचे देखो, ये नीचे भी एक गद्यांश दिया है, इसको भी आप कर सकते हो। ये जो गद्यांश है इसको भी कर सकते हो, इससे रिलेटेड यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा है जिसका 10 मार्क मिलेगा। चलो इसको भी मैं कराता हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये भी आ सकता है मेरे भाई, तो इसको भी मैं करा देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, देखो रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यो आश्रित है, यानी अन्यो आश्रित मीन्स एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। ठीक है, और यही रेखांकित अंश किया है, और रेखांकित अंश की देखो यहाँ पे व्याख्या पूछा है। आगे मैं पढ़ता हूँ इसको, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यो आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे आगे, ठीक है, जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीति और शैलियों की परंपरा लिख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। देखो भाषा, यहाँ पे भाषा शब्द आ गया, यहां से पहचान सकते हो। ठीक है, भाषा आ गया तो भाई ये मतलब कहां से लिया गया है, यहां से आप पहचान सकते हो। तो ये आपका जो भाषा की आधुनिकता, भाषा की आधुनिकता जो चैप्टर है आपका, जो जिसको किसने लिखा है भाई, भाषा की आधुनिकता, ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भाई प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। ठीक है, भाषा की आधुनिकता को किसने लिखा है, प्रोजी सुंदर रेड्डी ने, प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। तो अब यहाँ ये देखो, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का हमें और लेखक का नाम लिखना था, तो जो मैं बताया इसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, तो 2 मार्क यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, हमें इस प्रश्न में बताना है। तो नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। यहाँ पे साफ ही लिखा है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। इसी लाइन को सिर्फ लिख दो, आपका 2 मार्क यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ख वाला प्रश्न है कि युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है, इस प्रश्न में बताना है। तो युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है भाई, तो वो भाषा ही तो है। ठीक है, भाषा ही है। तो यहाँ पे लिख देना कि युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या की जगह पे आप लोग भाषा लिख दो कि भाषा है, काम खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे अन्य आश्रित और परंपरागत शब्दों का हमें अर्थ स्पष्ट करना है कि अन्य आश्रित और परंपरागत जो शब्द है इनका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो अन्य आश्रित शब्द का अर्थ, अन्य आश्रित मीन्स एक दूसरे पे आश्रित, ठीक है, या अन्य पे आश्रित हम लोग बोल सकते हैं। और परंपरागत शब्द का अर्थ, ये देखो यहाँ पे जो परंपरागत शब्द का अर्थ है, तो इसका मतलब है परंपरा से चले आना, जैसे परंपरा के अनुसार चले आना। कोई भी जैसे हम लोगों की एक परंपरा होती है ना, जो बाबा से दादा ऐसे मतलब चलती आ रही है, बाबा से पापा, पापा से हम फिर मतलब आगे, तो वही क्या है, परंपरागत मतलब परंपरा से चली हुई आती हुई। ठीक, चलो तो ये हम लोग का प्रश्न हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी हमें व्याख्या कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं है। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिख देना, आप लोग क्या लिखोगे इसमें भाई कि लेखक कहते हैं कि भाषा की नवीनता उसकी सुंदरता और रमणीयता की पहचान है। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित है। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु मान्य नहीं है। बना बना कर लिख देना, ये तो आसानी है। तो 2 मार्क इसका, मतलब इस प्रकार ये सभी प्रश्नों का आपको 2-2 मार्क यानी 10 मार्क मिल जाएगा। तो ये भी हो गया। अब चलो, अब देखो इसके बाद आपका ये तो गद्यांश हो गया, उसके बाद 2 यहाँ पे पद्यांश है। इन पद्यांशों की भी मैं करा दूं आपको। वीडियो कितने मिनट की होगी यार, पहली वीडियो और काफी लंबी जा रही है आई थिंक। चलो इनको भी करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या जो 4 है निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखो एक ये पद्यांश दिया है और उसके बाद नीचे एक पद्यांश दिया है, 2 पद्यांश अथवा कर यहाँ भी, यहाँ पे देख सकते हो एक पद्यांश दिया है और दोनों से रिलेटेड आपका 5 से प्रश्न पूछा हुआ है जिनका आपको उत्तर देना है। तो चलो यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे जो पद्यांश है यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखो, कहते आते थे यही अभी नरभेदी, कहते आते थे यही अभी नरभेदी, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता। यहीं से आप समझ गए होंगे, बार बार ये माता माता यहाँ आ रहा है, पुत्र कुपुत्र आता मतलब आ रहा है। तो यह कैकेयी का अनुताप जो आपका चैप्टर है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, कौन सा, कैकेयी का अनुताप, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक, आगे पढ़ता हूं इसको। इतना हो गया। उसके बाद दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। देखो गात्र मीन्स क्या होता है, मृदुल गात्र ही देखा मतलब गात्र मीन्स शरीर। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब चलो इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं। ये कहां से लिया गया है, ये कैकेयी का अनुताप, जो कैकेयी का अनुताप आपका चैप्टर है ना, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, वहां से लिया गया है। तो यहाँ 5वां जो प्रश्न इसमें अंत में पूछता है कि उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए, इसका उत्तर मिल गया कि उपयुक्त कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप तथा कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, इसका उत्तर मिल गया, तो 2 मार्क हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे पहला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर, नरभेदी अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो भाई यहाँ नरभेदी अभी तक क्या कहते आ रहे हैं, तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है ऊपर कि कहते आते थे यही अभी नरभेदी, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी नरभेदी अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो इसका उत्तर यही लिख दोगे। यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा है कि नरभेदी अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, यानी बुरी नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। ठीक, तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, जिसका 2 मार्क हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड प्रश्न है कि युग युग तक क्या कठोर कहानी चलेगी। तो यहाँ तक देखो, यहाँ लिखा है साफ साफ कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, यानी युग युग तक अब यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक कठोर हृदय वाली रानी थी, जो मतलब राम को भाई वनवास भेजी थी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आगे चलते हैं। क ख हो गया। उसके बाद ग वाला प्रश्न, गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ लिखिए। ओके, तो देखो गात्र का मैंने तो आपको शुरू में ही अर्थ बता दिया। गात्र मीन्स क्या होगा आपका शरीर, और परमार्थ मीन्स भलाई। गात्र मीन्स शरीर, परमार्थ मीन्स आपका ये भलाई करना। ठीक है, यानी भलाई आपका परोपकार, परमार्थ मीन्स परोपकार। ठीक, चलो उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करना है। रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पे देख लेता हूं, 1 मिनट। यहाँ देखो रेखांकित अंश क्या है, ये है कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता। यानी यहाँ कहने का मतलब है, कवि कहते हैं कि, ठीक है, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि अब सभी लोग कहेंगे कि ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया। विधाता के विरुद्ध क्या हो गया कि भाई माता हमेशा, मतलब जो माता है वो, मतलब एक तरह से वो कुमाता कभी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो यहाँ इसका अब अर्थ बना बना कर आप लोग लिख दोगे कि कवि कहते हैं कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि यह अब विधाता के विरुद्ध सभी कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन जो माता है वही कुमाता हो गई। बस इतना ही लिख दोगे, उसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई। रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गया, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया। कविता का शीर्षक, कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, यानी यहाँ से 10 मार्क आपका क्लियर हो गया। अब देखो इसमें अथवा कर भी एक यहाँ पे पूछा गया है आपका, यहाँ पे 2 रहता है, दोनों में से एक करना होता है, लेकिन अथवा वाला भी मैं करा देता हूँ। ये क्या है, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। ज्ञेय मीन्स जिसको ज्ञात है, और न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की अस्मित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे नर का व्यवधान, तोड़ दे जो
बस वही ज्ञानी विद्वान। ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे अब यहाँ पे 10 प्रश्न मतलब 10 मार्क का यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है 5। ठीक, तो इनका उत्तर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है भाई? तो ये देखो, ये जो आपका पद्यांश है ना, आपको आई थिंक आप पकड़ लिए होंगे। ये आपका अभिनव मनुष्य, बार बार यहाँ पे देखो मनुष्य की बात आ रही है, मनुज, बार बार मनुष्य की बात आ रही है। ठीक, ये आपका अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य, ठीक है, अभिनव मनुष्य जो आपका चैप्टर है उससे ये आपका लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है भाई? अभिनव मनुष्य जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भाई? वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जो लास्ट में हमेशा पूछता है कि उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए, तो आप लिख देना कि उपयुक्त कविता का नाम उपयुक्त कविता के शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य तथा कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। 2 मार्क हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे हुए इनका भी उत्तर दे लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? तो देखो भाई, यहाँ पे इस सृष्टि में क्या मनुष्य है भाई? भाई बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य का, क्योंकि यह व्योम से लेकर आकाश से पाताल से लेकर सारी चीजें जानता है, सब कुछ इससे ज्ञेय है, सब कुछ के बारे में जानता है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको आप बना बना कर लिख दो कि इस सृष्टि में मनुष्य मतलब काफी मतलब ज्ञानी प्राणी है, वो आकाश से लेकर पाताल तक सब चीजों को जानता है, इसलिए इस सृष्टि में मनुष्य का काफी बड़ा महत्व है। बस लिख दो, 2 मार्क मिल गया। उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए? क्या श्रेय होना चाहिए भाई? तो भाई मनुष्य जीवन का यही श्रेय होना चाहिए कि मतलब वह मतलब दो लोगों के बीच की जो व्यवधान है, यहाँ पे लिखा है ना जो व्यवधान, उसको तोड़ दे। ठीक है, वही मनुष्य का श्रेय होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख दो कि मानव जीवन का यही श्रेय होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की व्यवधान यानी दूरी को मिटा दे, काम खत्म। तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आगार और व्यवधान शब्दों का अर्थ है। व्यवधान मीन्स यहीं पे हमने देखा रुकावट, और आगार यहाँ पे शब्द है, तो आगार का मतलब आपका हो जाएगा भंडार। ठीक है, आगार का मतलब होता है एक तरह से भंडार। चलो माफ करना। उसके बाद प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ रेखांकित अंश है कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, यानी किसकी बात किया जा रहा है? मनुष्य को, कि इसे आकाश से व्योम से यानी आकाश से पाताल यानी धरती तक एक तरह से सब कुछ गे यानी सब कुछ ज्ञान है इसको। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, लेकिन इसको परिचय नहीं है किस चीज का भाई? मनुष्य का, और उसका इसका कोई भी इसका उससे श्रेय नहीं जाता। ठीक, तो इसका आप बना बना कर इसका भी लिख दोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आकाश से लेकर पाताल तक मनुष्य सब कुछ जानने वाला है, लेकिन यह मानव का वास्तविक परिचय नहीं है। यह वास्तविक परिचय नहीं है कि वो आकाश से पाताल तक सभी चीजें जानता है। वास्तविक परिचय तो यह है कि वह मतलब 2 मनुष्य के बीच के व्यवधान को मिटा दे। तो बस मतलब ये तो नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आकाश से लेकर पाताल तक मनुष्य सब कुछ जानने वाला है, लेकिन यह मानव का वास्तविक परिचय नहीं है, और न ही उसमें उसका कुछ श्रेय है। ठीक, इतना लिख दोगे आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। तो हमने सारे प्रश्नों को कर लिया। लास्ट में ये जो प्रश्न बचा है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलो, ये हम लोग का खत्म। उसके बाद देखो प्रश्न के 5 में 2 प्रश्न रहेगा, क और ख, इसमें ये 5-5 मार्क का 10 मार्क का ये प्रश्न रहेगा, ये साहित्यिक परिचय से रिलेटेड। तो साहित्यिक परिचय आप देख लेना, इसमें 3 लोग और इसमें 3 या 4 लोग का याद कर लेना, मेन आपका फंस जाएगा। जैसे इसमें आपका सुमित्रानंद पद, रामधारी सिंह दिनकर इंपॉर्टेंट है, और 2 का याद कर लेना। उसके बाद इसमें देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। 2 और का या 1 का याद कर लेना, आपके फंस जाएगा एग्जाम में। ठीक, बाकी देखो अगला प्रश्न ये आप जानते हो, ये फिक्स वाला प्रश्न होता है 5 मार्क का। आपका ध्रुव यात्रा यहाँ पे देख सकते हो, या फिर बहादुर कहानी का पंचलाइट, या फिर बहादुर कहानी देख सकते हो। यहाँ प्रकाश डालने को, सारांश लिखने को, उद्देश्य लिखने को आता है, तो आप इसको करते रहना। आगे मैं चलता हूँ। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 आपका खंडकाव्य संबंधित प्रश्न पूछता है। तो खंडकाव्य संबंधित प्रश्न काफी होता है इसमें, आपके हर जिले का अलग अलग होता है। तो देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है। उसमें से मान लो जैसे आपका श्रवण कुमार आता है, तो श्रवण कुमार में यहाँ पे देखो ऊपर पूछा है और अथवा कर यहाँ पे पूछा है, तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर लिखना है। इसका लिखो या इसका लिखो, क्योंकि बीच में अथवा है। तो एक प्रश्न का उत्तर लिख दो। इसका आपको कितना मार्क यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 5 मार्क, 5 मार्क आपको मिलेगा आपको खंडकाव्य का।
तो ये आपका 5वां प्रश्न रहेगा। 5वां नहीं भाई, आपका प्रश्न संख्या 6 रहेगा ना। उसके बाद देखो, माफ करना, ये दिक्कत हो गया है क्या? चलो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, माफ करना, 1 मिनट रुको। ओके, चलो 1 मिनट, देखो यहाँ पे ये हम लोग का 4 प्रश्न संख्या, उसके बाद ये प्रश्न संख्या 5, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 7 हो जाएगा, और उसके बाद ये हम लोग का प्रश्न संख्या 8, ये हम लोग का, और प्रश्न संख्या 8 अब हम लोग का खंड ये आपका ख में चला जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही मैं रहने देता हूँ। आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक आप इतने प्रश्नों को कीजिए, और बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो बताना। चलो, थैंक यू।